कि रुपया ताकतवर होना चाहिए। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। भारत को संकट में छोड़कर मोदी जी विदेश भाग गए हैं। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? भारत सरकार महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ओह माय गॉड। योगी जी, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। क्या आप बता सकते हो कि वीडियो की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? पंखा बंद कर दीजिए। बंद करो भाई, पंखा बंद करो। कर दिया योगी जी, अब अगला काम बताइए। एसी या कूलर है वो चल ही रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। एसी भी बंद कर दिया योगी जी, अब मैं क्या बंद कर दूं? बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। भाई बल्ब बंद करो, बल्ब बंद करो भाई। उत्तरे की बल्ब बंद करने से योगी जी अंधकार हो गया क्या? दिया में तेल भी नहीं रहा, इतनी महंगाई हो गई है क्या? क्या करते हो चूतियापन का? पता नहीं कैसा अमृत काल है। मोदी जी, आपके अमृत काल में ये सब क्या चल रहा है? पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, लेकिन चला कौन रहा है? आप तो विदेश में हो। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। अरे पेपर लीक उद्योग चलाने का क्रेडिट मत लो, पर इसे बंद कराने की जिम्मेदारी तो ले लो प्रभु। तुम तो संकट में छोड़कर हमको विदेश भाग गए हो। कोई तो तुम्हारा अपना होगा भारत में जो ये पता लगा सके कि पेपर लीक कैसे हो रहा है कोई तुम्हारा अपना? कौन पता लगाएगा? मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी। हाँ पर्ची वाले बाबा, कहोगे कुछ पेपर लीक को लेकर? अब जो खोया वो कम नहीं, जो पाया वो कम नहीं। मोदी जी, ये तो इमरान हाशमी बन रहे हैं, इनके अंदर तो शायरी घुसी हुई है। ये कैसे पता लगाएंगे पेपर लीक का? बात तो सही है। आप ही आ जाओ महाराज विदेश से लौटकर वापस। आप ये बताओ, आप विदेश में और कितने दिन रुकना चाहते हो? कितने दिन चाहिए विदेश में रुकने के लिए? 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। भाई उससे पहले जल्दी नहीं आ सकते हो क्या? मोदी जी के पास टाइम नहीं है। अरे भाई समय नहीं है तो समय निकालो ना। अब मोदी जी विदेश में हैं, हम देशवासियों का टाइम पास नहीं हो रहा है। हम लोगों को बकलोली सुनने की आदत हो गई है। अब कुछ तो बकलोली कर दो मोदी जी। एक काम करो, वहीं विदेश से कुछ ऐसा बोल दो कि हम लोगों का टाइम पास हो जाए। भमा भम होने वाला है। ये हुई ना मोदी जी बात। अच्छा, जब आप विदेश से वापस आ जाओगे तो हम जनता से तुम क्या बोलोगे? सोना नहीं खरीदेंगे। कैसी बात कर रहे हो मोदी जी? तुमने दूसरे का चट्टा खरीद लिया है, हमसे मना कर रहे हो कि सोना मत खरीदो। हाँ, चट्टा से याद आया मुझे। राघव चड्ढा जी, मुझे बताओगे बीजेपी कैसी पार्टी है? मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वेरी गुड। और ये जो पेपर लीक हुआ है, इसको आप क्या नाम देंगे? 2 आईपीएल हैं सर इस देश में। एक आईपीएल है जिसमें गेंद और बल्ले का खेल होता है, जिसे कहते हैं इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरा आईपीएल है जिसमें युवाओं के भविष्य के साथ खेल होता है, जो है इंडियन पेपर लीग। गजब है, मतलब बच्चों की आवाज उठाते हो आप। 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। सर कैसी अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हो? ये अनपढ़ों जैसी बातें मैंने नहीं की हैं। ऐसा बयान दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि भारत का जो बेरोजगार युवा है वो कॉकरोच है। कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच जैसे होते हैं जो बाद में मीडिया, सोशल मीडिया या आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहना चाह रहा हूँ, हम लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं। हम बेरोजगार हैं इस वर्तमान सरकार के निकम्मेपन की वजह से। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक बात और बोलूंगा, हमें तो कॉकरोच बोल दिया तुमने। तुम्हारे ही सिस्टम में जज भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं, जिनके घर में जले हुए नोट मिले हैं, देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनको भी एक बार दीमक बोल दो। और हम स्वीकार करते हैं हम कॉकरोच हैं, क्योंकि कॉकरोच पाए जाते हैं गटर में। अगर हम कॉकरोच हैं तो ये सिस्टम, ये सरकार है, एक नंबर की गटर है। गटर ही तो है, नरक बना के रखी हुई हम लोगों की जिंदगी। पेपर लीक हो पा रहा है, निकम्मे जिम्मेदारी तक नहीं ले पा रहे हैं, भगोड़े भाग गए देश छोड़कर। तो गटर ना बोलूं तो क्या बोलूं? चूंकि ये गटर है तो हमें आप कॉकरोच बोल सकते हो, और कॉकरोच ही तो है। कॉकरोच का जीवन क्या है? कौन मर रहा है, कौन नहीं मर रहा है, किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? वही इस देश में हो रहा है। मारने के कई सारे तरीके हैं। रेल एक्सीडेंट में हम मर रहे हैं, आतंकवादी हमलों में हम मर रहे हैं, पुल टूटने से हम मर रहे हैं, नाव में डूबने से हम मर रहे हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में आंधी आई, उसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए हैं। किसी ने पूछा भी? देश का महामानव जो अपने आप को भगवान समझता है, हिंगनी मुतनी बातों पे ट्वीट कर देता है, उसने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उनको कम से कम संवेदना तो दे दे। और हद तो तब हो गई है, उत्तर प्रदेश में आंधी में जो 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ये मेन मीडिया में आया ही नहीं है। ये तो सोशल मीडिया में जो हम जैसे यूट्यूबर हैं उन्होंने ये आवाज उठाई है। और आवाज कब उठाई पता है?
जब मालूम चला कि रसिया के ट्विटर हैंडल पर ये मैसेज डला हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को संवेदनाएं दी जा रही हैं कि तुम्हारे उत्तर प्रदेश में इतने लोग मारे गए हैं, और जिनको ये संवेदनाएं दे रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट ही नहीं है। मतलब हमारे देश के मुखियाओं को हमारे ही मरने पर फर्क नहीं पड़ रहा है, दुनिया के दूसरे लोगों को पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में आंधी की वजह से 100 से लोग ज्यादा मर गए हैं, हमें पता ही नहीं चला। तो हम कॉकरोच ही तो हैं। सही बोल रहे हैं सीजीआई साहब, इस हिसाब से ये पूरा सिस्टम गटर है। गटर ही तो बन चुका है, झूठ का गटर, हत्यारों का गटर, भ्रष्टाचार का गटर, बहरूपियों का गटर। मन से आकर बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे दिखावा है। अभी चुनाव में ये भाषण दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हर रैप केस की फाइलें खुलेगी। और इस चुनाव के कुछ दिन बाद ही भारत की राजधानी में चलती बस में एक महिला को अंदर खींचा, बलात्कार किया और बाहर फेंक दिया गया। वो निर्भया जैसा कांड हुआ। दिल्ली में एक बार फिर से निर्भया केस जैसा ही एक और मामला सामने आया है। 20 साल की एक महिला का अपहरण किया गया, उसके बाद चलती स्लीपर बस में महिला के साथ किया गया। क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा? नहीं। क्यों? ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों से बहुत गहरा संबंध रखती है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों के साथ गलवैयां करती है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों के साथ बगल में बैठती है। ये वो पार्टी है जो बलात्कारियों को टिकट देती है। हकीकत ये है कि ये वो पार्टी है जिनका हर उन लोगों से संबंध है जो देशद्रोही है। अगर हत्यारा है तो उसे बिहार का सीएम बना दिया जाएगा, और अगर भ्रष्टाचारी है जिसके ऊपर खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए थे, कैमरा के सामने, टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। तो जिसके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचारी है, उसको इन्होंने पश्चिम बंगाल का सीएम बना दिया है। अब जो खुद भ्रष्टाचारी है, ईमानदारी सोचो, क्या भविष्य में पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्या बिहार में अब हत्याएं रुक जाएंगी? तो इसी प्रकार से जब हत्यारों को, बलात्कारों को, भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शामिल करोगे तो फिर हम बलात्कार की न्याय की उम्मीद कैसे करें? भ्रष्टाचार से न्याय की उम्मीद कैसे करें? हत्या से न्याय की उम्मीद कैसे करें? क्योंकि उन्हीं लोगों को तो हमने सत्ता पर चुनाव बैठा है। तो गटर ना कहूं तो क्या कहूं? तो इस गटर में हम कॉकरोच हैं। ऐसा लग रहा है हम लोगों का जन्म या तो जनसंख्या गणना करने के लिए है, या पर्ची वाली लाइन में खड़े होने के लिए, या केवल वोट देने के लिए, या मरने के लिए और मुआवजा लेने के लिए है। इससे ज्यादा हमारा जन्म कुछ से तो ही नहीं पा रहा है। हम लोगों का साइंटिफिक टेम्पर एकदम खत्म हो चुका है, तर्क करने की शक्ति जीरो हो चुकी है। वो जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर सकते थे इस देश में, वो टीचर खुद अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो टीचरों का क्या काम था? सरकार सवाल पूछते, बच्चों को प्रोत्साहित करते कि ये जो गलत हुआ है उसमें सरकारी गलती है, लेकिन उल्टा टीचर अपनी जान बचा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर ईडी सीबीआई का छापा ना पड़ जाए। अनाप शनाप कमा के बैठे हुए हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए ये जो पेपर लीक हुआ है उसकी आवाज ना उठाते हुए बच्चों में इस प्रकार का अंधविश्वास फैला रहे हैं पेपर लीक होने के बाद। और इसके बाद सवाल किससे पूछ रहे हैं? इन तलकधारियों से। नीट के जो बच्चों का एग्जाम कैंसिल हो गया है, वो बच्चे बहुत व्यथित हैं। उनको लग रहा है हमें दोबारा देना पड़ेगा, हमारी मेहनत खराब हो गई। तो महाराज आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं क्या मैसेज देना? मैं आप सब बच्चों को एक बात बोलूं, मेहनत खराब नहीं होती है, एक समय पर किसी स्थिति का होना निश्चित होता है। इसे खुद नीट का फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। जो खुद मोह माया से दूर रहकर बात करने वाला, खुद आलीशान शादी कर रहा है, वो हमें ज्ञान दे रहा है कि समय का इंतजार करो। ऐसे बहरूपियों की वजह से इस देश में साइंटिफिक टेम्पर खत्म होता जा रहा है और हम इंसान से कॉकरोच बनते जा रहे हैं। कुछ गिने चुने शिक्षक बचे हुए हैं इस देश में जो सच में बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। पैसा कमाना सब जानते हैं, वो मेहनत कर रहे हैं तो कमाएंगे, लेकिन कम से कम हराम का तो नहीं कमा रहे हैं। उनकी रीढ़ में दम है, वो दहाड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, ना कि सरकार के खिलाफ, ना किसी नेता के खिलाफ। वो सबको बोलना चाहिए। और ऐसे दहाड़ते शेरों में कुछ बचे हुए हैं, कुछ झलक देख लीजिए आप। दुनिया भर के विदेशी दौरे कर रहा है, उसको तो इतनी समझ है कि विकसित देश इसी बात से बनेगा कि आपके यहाँ हेल्थ कितनी स्ट्रांग है, आपका एजुकेशन कितना स्ट्रांग है। आज भी एम्स के क्या हालत, आप विकसित भारत की बात करते हो, हम दिल्ली को विकसित नहीं कर पाते, और हम बात कर रहे हैं कि नहीं भारत विकसित हो जाएगा। ये सब कल्पनाएं हैं। अरे गधों, एनटीए के भ्रष्ट अधिकारियों, कई बच्चों की माओं के मंगलसूत्र गिरवी रख दिए गए। बेशर्मो, तुमको अभी भी पेपर लीक कराने पे शर्म नहीं लगता है? इनको तो इतनी बुरी सजा देनी चाहिए कि आत्मा कांप जाए इन लोगों की। हो सकता हो उसकी माँ ने गहने बेचे हों उसकी किताब खरीदने के लिए, हो सकता हो पिता ने नए कपड़े नहीं खरीदे हों। एक पूरा घर था जो लड़ रहा था कि हम किसी तरह से इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिए। दीदी की रिपोर्टिंग सुनिए। अब ये जो वृद्धि हुई है, डीजल में 155.2% वृद्धि हुई और वहीं पेट्रोल में 114.4% वृद्धि हुई। और फिर 1 अप्रैल 2014 पर आ जाइए रेफरेंस पॉइंट लेते हुए 55.49 मतलब 55 रुपए 49 पैसे पर डीजल था उस वक्त, और 72 रुपए 26 पैसे पर ये था। तो ये था उस वक्त का दोनों का 90 रुपए 67 पैसे है। वृद्धि कितनी है? 63.4%। यहाँ पर कितनी थी?
155.2 वृद्धि। तो सुना विकास के नाम पर इस दल्ली दीदी ने कैसे फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया और हमें समझा दिया कि 2004 से लेकर 2014 के दौरान डीजल में 155% की वृद्धि हुई, पेट्रोल में 114% की वृद्धि हुई। वहीं मोदी सरकार में 2014 से लेकर 2026 के बीच में डीजल में मात्र 63% और पेट्रोल में मात्र 35% वृद्धि हुई। पर ये दीदी बताना भूल गई कि डीजल पेट्रोल दलाली से नहीं बनते हैं, क्रूड ऑयल से बनते हैं। अब इसके पीछे का गणित समझो। 2004 में $39 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल 34 हुआ। जैसे जैसे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती गई, इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ाई। फिर एक समय ऐसा आता है कि 83 से क्रूड ऑयल घट के 69 हुआ, तो इन्होंने अपने पेट्रोल की कीमत 51 से घटाकर 44 कर दी। और अगर 6 साल का इनका रेशियो देखोगे तो इन्होंने मात्र 14 रुपये पेट्रोल पर बढ़ाए थे। फिर बाद में क्रूड ऑयल अचानक से बढ़ा तो उन्होंने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। अब यहाँ पर $105 प्रति बैरल हो गया तो उन्होंने 72 रुपये दिया। फिर बाद में क्रूड ऑयल कम हुआ, आ गई बीजेपी की सरकार, $46 प्रति बैरल पर 60 रुपये हुआ। धीरे धीरे क्रूड ऑयल बढ़ता गया, ये बढ़ाते गए। फिर एक समय ऐसा आया कि क्रूड ऑयल $60 प्रति बैरल से घटकर $44 प्रति बैरल हुआ। तो डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, 73 रुपये का पेट्रोल था जब $60 प्रति बैरल था, इसको बढ़ा दिया गया, 80 कर दिया गया, जबकि क्रूड ऑयल कम हुआ। तो ये जो पैसा है ये किसकी जेब में गया है? सीधी सी बात है, उन कंपनियों की जो इनके मित्र हैं। और ये हमसे कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। तो अगर ग्राफ दिखाकर इस प्रकार से भ्रमित करना है, इसको विकास कहते हो, तो ऐसी दलाली तुम्हें मुबारक हो। पर 1,32,00,000 जो 40 देशों से आया, 150 देशों को 52,826 करोड़ का माल बेच दिया। 80,000 करोड़ का यहाँ इस्तेमाल हुआ और यहाँ वांदे पड़े हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं। तेल की किल्लत है, कौन बेच रहा है ये तेल? इसी प्रकार से सरकार से सवाल पूछने का काम हम सबका होना चाहिए। देखो, सरकार जो काम करती है वो उसका एडवर्टाइजमेंट करती है, अखबारों में बताती है, होर्डिंग में बताती है, मन की बात में बताती है, वीडियो चैनल इत्यादि सब में दिखाती है कि हमने ये उद्घाटन किया, हमने ये बनाया है। लेकिन जब उसमें कमी होती तो उसके बारे में कौन बताए? जैसे 100 स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए, अब सरकार बताती है कि हम नहीं बना पाए हैं। फेल हुआ है तो सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान रखना, विकास हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से रोडें बन रही हैं उनकी गति ठीक है, पर वो चल नहीं पा रही हैं। वो 1 और 2 साल के अंदर टूट जा रही हैं, कई तो उद्घाटन से पहले टूट रही हैं। राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी क्षेत्र से एक शर्मनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो बीजेपी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। बागुली क्षेत्र में 6 महीने पहले बनी एक स्टेट हाईवे की सड़क उद्घाटन से पहले ही मौसम की पहली तेज बारिश में बह गई। अब इसमें किसका नुकसान है? आपका, हमारा नुकसान है कि भैया जो रोड एक बार पैसे देकर 20 साल 25 साल चल सकती है, वो हर 2 साल में कैसे टूट रही है? बार बार ठेका मिलता है, किसको मिल रहा है? यही नेताओं को मिल रहा है, उनके जान पहचान वालों को मिल रहा है, उसका कमीशन ये लोग खा रहे हैं, मूर्ख हमें बना रहे हैं। हमसे कह रहे हैं तुम देशभक्ति दिखाओ। भाई हम नहीं दिखा पाएंगे देशभक्ति, अगर दिखानी तो तुम भी दिखाओ, अगर नहीं दिखा पाओगे तो ये गाना सुनो। और राम राम, जय हिंद। सोने का हार लो मैं, अरे ना रे ना रे ना, डीजल की कार लो मैं, अरे ना रे ना रे ना, फॉरेन तो घूम लो मैं, अरे ना रे बाबा ना, तो